भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज हम इतने बेहतरीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम जो है उसके ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। दूसरा, किसी भी वनडे एग्जाम को आप देने जाओ तो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है, अब तक मैंने इस चैनल पर यानी विकास राणा जीएस जो चैनल है, इस पर हमने अब तक काफी अच्छे टॉपिक कवर कर लिए हैं। काफी अच्छे टॉपिक में जैसे आप देखोगे कि मैं एक क्लास में चार चार पांच पांच टॉपिक कवर करा रहा हूं ताकि आपका बेहतरीन रिवीजन हो सके, है ना। ताकि आपका बेहतरीन रिवीजन हो सके। जब आप यहां पर आओगे, देखोगे वीडियोस वाले पार्ट में आओगे, तो वीडियोस वाले पार्ट में आप यहां से देखना स्टार्ट करोगे। करंट अफेयर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके बाद पंचायती राज, एक जिला एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश का बजट, है ना, नदी मुद्रा पर्वत, देश, बांध, पठार, राजधानी, अनुच्छेद, संविधान संशोधन। इसके अलावा हमारे पास 1857 की क्रांति, युद्ध, पुस्तकें, पर्यटन स्थल, गवर्नर जनरल, कांग्रेस के अधिवेशन, गांधी युग, नदी पर्वत पठार, बांध, दर्रे, झील, ये हम अब तक कवर कर चुके हैं। और लगभग सभी में 100 क्वेश्चन में कराता हुआ चल रहा हूं। तो आप देखोगे लगभग हमने 600-700 क्वेश्चन अब तक कवर कर लिए हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको विकास राणा जीएस टेलीग्राम पर जब आप जाएंगे तो यहां पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, और आने वाली पीडीएफ भी यहीं पर आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज के हम बेहतरीन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं किन किन टॉपिक को लेकर। तो आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गुप्त काल, इन बेहतरीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इस चैनल पर आपको यही बेहतरीन इसी तरीके का आने वाले एग्जामों में भी कंटेंट मिलता रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे हमारे पास महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था सांप का फन यानी सर्प फन। ठीक है, पहले तीर्थंकर जो थे वो थे हमारे पास ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव, जिनका जन्म हुआ था अयोध्या में, जिनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। क्या था? वृषभ था। ठीक है ना। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलेगा। अगर बात करें पार्श्वनाथ को लेकर, तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के काशी से था, क्योंकि इनके जो पिता थे वो राजा अश्वसेन थे, जो कि काशी के राजा थे। इनके पार्श्वनाथ के पिता। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो मैंने बताया ऋषभ देव, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था हमारे पास? वृषभ था। जन्म अयोध्या में हुआ था। महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? कुंडलग्राम, अभी बताया। मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, महावीर के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था क्या? इनके पिता का नाम था शुद्धोधना। पिता का नाम क्या था इनका? शुद्धोधना, बिंबिसार, चेतक या फिर सिद्धार्थ। तो इनके पिता का नाम था हमारे पास सिद्धार्थ। जैसे सिद्धार्थ जो थे, अगर बौद्ध धर्म को लेकर बात करें, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, जबकि इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्लियर है। और इनका वास्तविक नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान था इनका वास्तविक नाम। ठीक है, चलेगा। और इनकी माता का नाम था त्रिशाला। क्या था? त्रिशाला। और ये जो थे खुद जात्रक क्षत्रिय वंश से थे। जात्रक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। महावीर की माता का नाम था क्या था? त्रिशाला था। महामाया जो थी कौन थी? वो गौतम बुद्ध की मां थी। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी थी। अगला, अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट या फिर कोई भी एग्जाम फोड़ना है, फोड़ने का मतलब जानते हो? अगर आप जीएस वाले पार्ट में बैठे हो, जीएस से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर जीएस अटकन है, तो ये अटकन को पार करके आपको मेरिट में लाने का काम करेगी। इन टॉपिक्स का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या कैसे भी इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। सारे के सारे टॉपिक्स, बढ़िया बढ़िया टॉपिक मैंने आपको लगाए हैं, और आने वाले टाइम में इनको अपडेट भी करते रहेंगे। जैसे जैसे जिन जिन टॉपिक को हम पढ़ते रहेंगे उनको अपडेट करते रहेंगे। तो आपको ये सारे के सारे टॉपिक, ज्योग्राफी में ये वाला पूरा पार्ट करके जाना है, हिस्ट्री में ये वाला पार्ट करके जाना, पॉलिटी में ये, फिजिक्स में ये वाला पार्ट करके जाना पूरा, केमिस्ट्री में ये वाला पार्ट करके जाना है, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यूपी जीके और करंट अफेयर। तो स्टेट एग्जाम हो, कोई वनडे एग्जाम हो, अगर आप ये टॉपिक कवर करके जा रहे हो तो इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलेगा। और 4 स्टेप फॉलो कर लो आप। अगर पैट में सिलेक्शन लेना है, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर का अच्छे से रिवीजन मार दो, जीके जीएस का शॉर्ट रिवीजन कर दो। शॉर्ट रिवीजन क्यों बोला? क्योंकि पैट के टॉपिक अलग हैं, उन पैट के टॉपिक के अकॉर्डिंग जीएस वाला पार्ट कवर करो। ठीक है, जैसे साफ साफ बोल रखा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, इस तरीके के गुप्त काल, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे टॉपिक उसने मेंशन कर रखे हैं। तो स्पेशल टॉपिक पैट के आपको कवर करके जाने हैं, और 1 साल का करंट अफेयर आपको कवर करके जाना है। ये कंपाइल बंडल आपकी टेबल पर होना चाहिए, जिससे आप सारी चीजों का रिवीजन अच्छे से कर सकें।
ठीक है, चलिएगा। इन्हें कहते हैं फोर स्टेप सिलेक्शन। महावीर ने किस आयु में सांसारिक जीवन को त्याग दिया था? किस आयु में सांसारिक जीवन को त्यागा था? तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था, जबकि 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने त्यागा था। कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष की आयु में होती है। कब? 12 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष बाद, मतलब 30 वर्ष में घर छोड़ा, 12 वर्ष के बाद यानी 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, आप इस तरीके का रिवीजन आप करके चल सकते हैं सारी की सारी चीजों का बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको बिल्कुल भी किसी चीज को पढ़ने में बिल्कुल समस्या ना आए और ऐसा लगे जैसे नोट्स बोल रहे हैं, ये बोल रही हैं चीजें। आपको इतना सिंपल, इतना व्यवस्थित लगेगा कि आप बहुत अच्छे से रिवीजन करते हुए चले जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा हमने सारी चीजों का रिवीजन भी कर दिया है। और ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना, सारी चीजें याद, जीएस का रिवीजन, जीएस में चीजें दिमाग में सेट हो रही हैं, लंबे समय तक हो रही हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके हर एग्जाम के लिए, एक बेहतरीन वाला कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, महावीर का निर्वाण कहां पर हुआ? तो पावापुरी में इनकी डेथ होती है। कहां पर? पावापुरी में इनकी डेथ होती है। क्लियर है? अगर आप मेरे खुद के बनाए हुए लेना चाहते हैं तो यहां से ले लेना, बेहतरीन मिल जाएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, एक जगह कंपाइल और हर एक वनडे एग्जाम के लिए। पार्श्वनाथ पारंपरिक रूप से किस नगर से संबंधित थे? मैंने बताया था ना, ये वाराणसी यानी काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ द्वारा कितने व्रतों का प्रतिपादन किया गया? तो कितने व्रतों का प्रतिपादन किया गया पार्श्वनाथ के द्वारा? तो इनके द्वारा 4 व्रतों का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट, महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में कौन सा जोड़ा? देखिए, इनके द्वारा पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, और इसमें महावीर स्वामी ने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य, तो टोटल 5 हो गए। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं है? देखो, सम्यक दर्शन बिल्कुल है, सम्यक ज्ञान बिल्कुल है, ठीक है ना, बिल्कुल है, सम्यक चरित्र बिल्कुल है, लेकिन सम्यक यज्ञ ये कोई नहीं ज्ञान का पार्ट है। ये 3 आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अनेकांतवाद किस पर बल देता है? देखो, जो मैंने आपको पार्ट बताया ना, स्टेप 4 या फिर जो टॉपिक्स हैं, मैं आपको गाइड करता हूँ, है ना, किस तरीके से चीजों को कवर करना है। उस गाइडेंस में आपको कभी एमसीक्यू के लिए न भटकना पड़ेगा, है ना, कभी भी नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में मिलेगा, जिससे आप रिवीजन सुपर फास्ट तरीके से कर सको। और एक तरीके से बहुत, जब हम कई चीजों को कई बार दोहराते रहते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। कुछ डिफरेंट और एकदम सटीक करके देखो, इससे आप, मैं ये कह रहा हूं, कहते हैं ना, यूज करो, 10 दिन एक बार ट्राई करो कि हम रिवीजन कर पा रहे हैं कि नहीं। आपको लगेगा कि हम जीएस, मैथ और रीजनिंग से ज्यादा तो हमारा जीएस में इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि जो चीज मैं यहां पर पढ़ाता हूं, जिस तरीके से पढ़ाता हूं, जिस कम समय में आपको रिवीजन कराता हूं, उसी कम समय के हिसाब से और उसी वे में आपके लिए डिजाइन किया गया, ताकि आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओ और जीएस में एक बेहतरीन स्कोर कर पाओ। ना केवल यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी, सीजीएल, लोअर पीसीएस, स्टेट कोई भी एग्जाम हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, सभी के लिए ताबड़तोड़। ठीक है, चलिएगा। 14वां, अनेकांतवाद किस पर बल देता है? अनेकांतवाद, तो अनेकांतवाद जो है वो वास्तविकता के कई पहलू होते हैं अनेकांतवाद में। नेक्स्ट, जैन दर्शन में श्यादवाद का संबंध किससे है? श्यादवाद का संबंध, तो श्यादवाद किससे है? सापेक्षता या सशर्त कथन के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत जैन नैतिकता के केंद्र में है? अहिंसा। जैन नैतिकता के केंद्र में है अहिंसा। प्रारंभिक जैन आगमन परंपरा में किस भाषा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है? किस भाषा का? तो इनके द्वारा जो है ना, अर्धमागधी प्राकृत का यूज किया गया है। दिगंबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दिगंबर, दिशाओं को अपना अंबर मानने वाले, यानी नग्न रहने वाले, और श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। तो आप ये रखेंगे आकाश जिनका हो वस्त्र, यानी जो नग्न रहते हैं। नेक्स्ट, श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, सफेद कपड़े पहनने वाले, श्वेतांबर। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था? तो पहली जैन संगीति जो है ये कहां पर आयोजित की गई थी? तो आप याद रखेंगे, पहली जैन सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया था पाटलिपुत्र, और दूसरा आयोजित किया गया था वल्लवी गुजरात में। श्वेतांबर जैन आगमन का अंतिम संकलन किस स्थान से संबंधित है? तो किस स्थान से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे ये है वल्लवी से संबंधित है।
कौन से जैन भिक्षु पारंपरिक रूप से चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए हैं, है ना? तो आप याद रखें भद्रबाहु। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य तो ही गए थे कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्राण त्याग दिए थे सल्लेखना विधि से। सल्लेखना एक विधि है जैन धर्म की जिसमें भूखा रहकर इंसान अपने प्राणों को त्यागता है। श्रवण बेलगोला किस धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? सीधी सी बात है, जैन धर्म का है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। श्रवण बेलगोला में स्थित प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये प्रतिनिधित्व किसका करती है? बाहुबली का। किसका? बाहुबली का प्रतिनिधित्व करती है। किसका? बाहुबली का प्रतिनिधित्व करती है। जैन धर्म आमतौर पर किन ग्रंथों की सर्वोच्च प्राथमिकता को अस्वीकार करता है? तो किसको अस्वीकार करता है? तो आप याद रखेंगे ये वेदों को अस्वीकार करता है, वेदों को नहीं मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से एक है? सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। तो इसमें अपरिग्रह आया है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? अपरिग्रह मतलब धन या संपत्ति का संग्रह न करना, मतलब पैसा जोड़ना नहीं, ये कहलाता है अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में अस्त्य का क्या अर्थ है? अस्त्य ध्यान चोरी न करना। अस्त्य मतलब होता है चोरी न करना। अस्त्य क्या मतलब होता है? चोरी न करना। नेक्स्ट, महावीर किस क्षत्रिय वंश से थे? जात्रक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के कर्मों के बंधन से पूर्ण मुक्ति द्वारा किस लक्ष्य की प्राप्ति होती है? किस लक्ष्य की प्राप्ति होती है? तो आप याद रखेंगे यज्ञ की, मोक्ष की, अर्थ की या राज्य की? मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल वाले क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर एरिया आता है, उसके साथ पहले लुम्बिनी में सिद्धार्थनगर एरिया आता था। इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। इनकी मां का संबंध गोरखपुर से था, इनके पिता का संबंध सिद्धार्थनगर जिले से था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में गुजारे, अंतिम वर्षा काल वैशाली में गुजारा। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 6 वर्ष के बाद यानी 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई? बोध गया में, बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी के तट पर। और वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके पुत्र का नाम राहुल था, पत्नी का नाम सुद्धोधना था। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया था, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, क्लियर है। इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था, है ना, चलेगा। तो अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। अगला, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधना गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। अगला, बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया या फिर माया देवी इनकी माता का नाम था। माता की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। सिद्धार्थ ने किस आयु में गृह त्याग किया? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 6 वर्ष के बाद यानी 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? देखो, गृह त्याग को महाविष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि, है ना, और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण जी नहीं, महाविष्क्रमण, महाविष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता? ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? बोध गया बिहार, निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन। बुद्ध के किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना? तो इसको कहते हैं बौद्धि वृक्ष या फिर पीपल, पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर बौद्धि वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट, बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की आयु में, गृह त्याग के 6 वर्ष के बाद। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ, उत्तर प्रदेश के बनारस में। अगला, बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ, यानी मृत्यु कहां पर हुई? कुशीनारा के मल्लों के यहां उत्तर प्रदेश में। कहां पर? कुशीनारा के मल्लों के यहां हुई, उत्तर प्रदेश में। अगला, महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध की आयु कितनी थी? तो महापरिनिर्वाण के समय गौतम बुद्ध की अगर आयु को लेकर बात करें तो वो थी 80 वर्ष। 80 वर्ष की आयु में डेथ हुई। 4 आर्य सत्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 4 आर्य सत्य। तो 4 आर्य सत्य दुख और उसके निवारण से संबंधित है, यानी हर एक इंसान का जन्म होता है, फिर वो बंधनों में बनता है, फिर उनसे मुक्त होता है और डेथ हो जाती है। ये 4 आर्य सत्य हैं जो कि जीवन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है? कौन सा अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है?
तो अष्टांगिक मार्ग के हिस्से को लेकर बात करें तो आप याद रखें सम्यक दृष्टि, है ना, राइट व्यू, जितना अच्छा व्यू होगा आपका। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ तीनों हैं। अगला, पाली बौद्ध ग्रंथों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पाली बौद्ध ग्रंथों को, तो पाली बौद्ध ग्रंथों को सामान्यतः जाना जाता है हमारे पास त्रिपिटक के नाम से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, विनय पिटक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विनय पिटक, तो विनय पिटक को लेकर बात करें तो ये संबंधित है हमारे पास भिक्षु संघ के अनुशासन के नियमों से, यानी वहां पर जो भिक्षु होंगे वो किस तरीके से, किस अनुशासन में, एक क्षेत्र में रहेंगे, वो संबंधित है विनय पिटक हमारे पास। अगला क्वेश्चन, सुत्त पिटक में मुख्य रूप से क्या शामिल है? सुत्त पिटक में, तो सुत्त पिटक को लेकर बात करें, इसमें क्या शामिल है हमारे पास? इसमें शामिल है बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं। अभिधम्म पिटक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दार्शनिक विश्लेषण, जो गौतम बुद्ध के मतलब उपदेश है, विश्लेषण है, दार्शनिकता से संबंधित है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? पहला बौद्ध सम्मेलन राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कहां पर हुआ? चौथा, तो चौथा होता हमारे पास कहां पर? कुंडलवन। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहला किसके समय हुआ? अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा होता है हमारे पास अशोक और चौथा होता है कनिष्क के समय पर। पहला हुआ 483 बीसी, दूसरा 383 बीसी, तीसरा 251 बीसी और चौथा प्रथम शताब्दी में होता है ना, तो आप याद रखेंगे। पहला कहां पर हुआ? राजगृह में हुआ। अगला, द्वितीय कहां पर हुआ? सेकंड वैशाली में हुआ। थर्ड कहां पर हुआ हमारे पास? मतलब थर्ड किसके समय पर हुआ था? अशोक के समय पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन आमतौर पर किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क कुंडलवन, प्रथम शताब्दी। महायान बौद्ध धर्म में कौन सा आदर्श विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? महायान बौद्ध में, तो आप याद रखें महायान बौद्ध में महत्वपूर्ण जो है हमारे पास वो कौन सा? वो है यजमान। अगला, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? मध्यम मार्ग केवल कठोर तपस्या का पालन करना नहीं, केवल विलासिता से जीवन जीना, पशु बलि देना, अत्यधिक विलासिता और अत्यधिक कठोर तपस्या दोनों से बचना, ये एकदम करेक्ट होगा। खोजा जाने वाला प्रथम प्रमुख हड़प्पाई स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसको कहा जाता है गोमूत्रिका, हलावर्त और वेस्तोफ्रीदम। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता का मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की खोज का श्रेय दिया जाता है किसको? दयाराम साहनी को दिया जाता है, आप याद रखेंगे। 1920 के दशक की शुरुआत में हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, आपको यह भी पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो मोहनजोदड़ो की खोज के श्रेय को लेकर बात करें तो किसको जाता है? तो आप कहेंगे ये जाता है आर.डी. बनर्जी को, और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। परिपक्व हड़प्पा चरणों को आमतौर पर किस काल में, यानी कब से कब तक जो हमारे पास हड़प्पा सभ्यता का काल रहा है, ये आपसे पूछा है। तो हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर बात करें तो ये रहा हमारे पास 2600 से 1900 बीसीई तक, है ना। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल स्नानागार। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, राजस्थान में है, जहां से हवन कुंड के साथ हल के साक्ष्य और खेती के साक्ष्य मिले हैं। लोथल जो है ये एक पोर्ट स्थल था, गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर, जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा जो है हमारे पास ये कहां पर था? ये था पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पा स्थल? गोदीवाड़ा, मैंने अभी आपको बताया ना, ये कहां पर था हमारे पास? लोथल में। कालीबंगन राजस्थान में, काले रंग की चूड़ियां, हवन कुंड के साक्ष्य, जुताई के साक्ष्य और हमारे पास हल के साक्ष्य। धोलावीरा वर्तमान में कहां पर है? तो गुजरात में धोलावीरा, ये यहां से सबसे बड़ा लिखाई के साक्ष्य मिले, लिखावट के साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा से। और ये एक ऐसा स्थल जो 3 भागों में डिवाइडेड था, एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ के लोग सबसे अच्छा जल प्रबंधन भी जानते थे। कहां के लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग। राखीगढ़ी वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी कहां पर है हमारे पास? राखीगढ़ी हरियाणा में है, राखीगढ़ी कहां पर? हरियाणा में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर थी? हड़प्पा किस नदी के तट पर था? तो हड़प्पा था रावी नदी के तट पर। अगर मैं बात करूं किसको लेकर? हड़प्पा के पार्ट को लेकर। हड़प्पा की आकृति त्रिभुजाकार थी, इसका जो एरिया था 1299 600 किलोमीटर स्क्वायर एनसीईआरटी के अनुसार, अब लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसका सबसे नॉर्थ का स्थल मांदा चिनाब नदी पर, सबसे दक्षिणी दैमाबाद प्रवरा नदी पर, सबसे पश्चिमी
सुतकांगीड और दासकी नदी पर। सबसे पूर्वी जो है वो आलमगीरपुर है और वो हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है, चलिएगा। अगर आप 4 स्टेप नोट्स चाहते हैं तो आज यहां पर मैसेज कर देना, आपको 4 स्टेप बेस्ट नोट्स मिल जाएंगे। और मैं ये विश्वास आपको दिला सकता हूं कि मैं गाइड खुद करूंगा और आपको कभी भी जीएस वाले पार्ट में एमसीक्यू को लेकर हर एक पार्ट यहां पर मिलता रहेगा, अपडेटेड पार्ट एमसीक्यू से लेकर हर चीज। क्लियर। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को लेकर बात करें तो किस नदी के तट पर है? तो अपनी सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता हड़प्पा की नगर योजना का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो आप याद रखेंगे ग्रिड प्रणाली, यानी सब कुछ एकदम 90 डिग्री पर काटते थे। हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली को आमतौर पर किस डिजाइन में तैयार किया गया था? है ना, तो किस डिजाइन में तैयार किया गया? ढकी हुई और सुनियोजित नालियां थी। अगला, हड़प्पा सभ्यता में नगर निर्माण के लिए किस सामग्री का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था? कंक्रीट, लोहे की चादरें, पकी हुई ईंटें। पकी हुई ईंटों का यूज किया गया था सबसे ज्यादा। हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में होती है, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, हड़प्पा की लिपि वर्तमान में कौन सी है? तो ये लिपि जो है ये है अब तक पढ़ी नहीं गई है, इसको कहा जाता है गोमूत्री का हलावर्त या फिर वेस्तोफ्रिदम लिपि, या फिर वेस्तोफ्रिदम लिपि इसे कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है। तो आंसर क्या होगा? अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी, इसीलिए इसको कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। सॉरी, आदि ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो समय होता है जहां पर लिपि नहीं हो, पढ़ा भी नहीं गया हो। आदि ऐतिहासिक काल लिपि हो लेकिन पढ़ा नहीं गया हो, जैसे यहाँ की लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल वो होता है जहां की लिपि भी हो और उससे पढ़ा भी गया हो। क्लियर है। हड़प्पा की मोहरों को कौन सी आकृति के रूप में सबसे मान्यता मिली है? उस पर एक सींग वाला पशु, घोड़ा, शेर, क्या है आपको बताना है। किसका वर्णन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? आप कहेंगे एक सींग वाला पशु। अगला, कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी कहां से मिली है? तो कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी को लेकर बात करें, ये मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुरोहित राजा कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से मिले, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। लोथल विशेष रूप से किसके लिए फेमस था? कागज बनाना, लोहा बनाना, मन के बनाना या फिर रेशम के लिए? किसके लिए फेमस था? तो आप कहेंगे ये मन के बनाने, मन के यानी मोती बनाने के लिए फेमस था। नेक्स्ट, चन्हूदड़ो विशेष रूप से किसके लिए फेमस था? चन्हूदड़ो। तो चन्हूदड़ो को लेकर बात करें तो एक शिल्प और मन के बनाने का केंद्र था, आप याद रखेंगे। कौन सा हड़प्पा स्थल अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए फेमस था? मैंने कहा था ना, धोलावीरा के लोगों को सबसे अच्छा जल प्रबंधन का ज्ञान था। हड़प्पा वासियों को किस पश्चिमी एशियाई सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो इनके संबंध थे मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के संभवतः किस नाम का प्रयोग किया गया है? मेलुहा। इनके लिए किस शब्द का यूज किया? मेलुहा। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार क्या था? कृषि और व्यापार इनका बेसिक आधार था, सबसे महत्वपूर्ण आधार। हड़प्पा वासियों को किस कपड़ा रेशे की शुरुआत उपयोग के लिए जाना जाता है? तो इनको कहा जाता है सिंडन, प्रथम कपास उत्पादक। सिंडन शब्द का यूज किया गया है। मानकीकृत हड़प्पाई बाट अक्सर किस सामग्री के बने हुए होते थे? चर्ट पत्थर के होते थे और 16 के गुड़ज। किसके? 16 के गुड़ज होते थे, 16 के गुड़ज होते थे। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः रूप से किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये नगरीकृत सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीकृत सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सा स्थल कक्ष के क्षेत्र में स्थित जहां पर एक बड़ा साइन बोर्ड, मैंने कहा था सबसे बड़ा साइन बोर्ड जो है वो धोलावीरा से मिला है, जो कि गुजरात में है। अगला, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त थे। समुद्रगुप्त को कहा जाता भारत का नेपोलियन, है ना, भारत का नेपोलियन। स्कंदगुप्त जो था, इसके समय पर हुणों का आक्रमण हुआ था। इसके 2 अभिलेख मिलते हैं, एक भीतरी अभिलेख और एक हमारे पास कौन सा अभिलेख मिलता है? एक भीतरी अभिलेख और एक गाजीपुर से मिला है हमारे पास। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, इनके द्वारा गुप्त संबंध की स्टार्टिंग की गई थी। गुप्त साम्राज्य का प्रथम महान शासक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का प्रथम महान शासक माना जाता है किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। प्रथम महान शासक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? महाराजाधिराज। और इनके द्वारा गुप्त संबंध की स्टार्टिंग की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से शादी की थी? इनकी शादी जो है वो किससे हुई थी आपको बताना है। किससे इनकी शादी हुई थी? तो इनकी शादी जो हुई थी हमारे पास वो हुई थी किससे? कुमार देवी से हुई थी। अगला, समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी किसमें मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, जिसका वर्णन मतलब जिसको लिखा है हरिशेन के द्वारा। और ये प्रयाग प्रशस्ति जो है अशोक के अभिलेखों पे लिखी गई है और कहां पर है? प्रयागराज में।
प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो मैंने कहा ना, हरिशेन के द्वारा की गई है, हरिशेन के द्वारा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो स्मिथ, भारत का नेपोलियन पूछा है ना, भारत का नेपोलियन है स्मिथ के द्वारा कहा गया है, स्मिथ के द्वारा। जैसे मैं टॉपिक का रिवीजन आपको करा रहा हूं, उसी तरीके से मैंने आपके लिए कंप्लीट वनडे एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए कंप्लीट पार्ट डिजाइन कर दिया है। आपको किसी भी वनडे एग्जाम में बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहां से ले लेना और अपनी टेबल पर रख लेना और डेली रिवीजन करना। यकीन मानिएगा 20 दिन में, मैं 20 दिन का आपको समय देता हूं, 20 दिन में, 20 दिन में आपका ऐसी तैयारी होगी कि आप यकीन नहीं मानोगे कि आपका सब कुछ तैयार हो गया। अगला, किस गुप्त शासक को कुछ स्वर्ण सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय से कौन सी प्रसिद्ध उपाधि जुड़ी हुई है? तो इसको कहा जाता है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में किन शासकों को पराजित किया था? हूणों को पराजित किया था, सॉरी शकों को पराजित किया था, है ना। इसीलिए इन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी, सकारी। कौन सी उपाधि धारण की थी? सकारी की उपाधि भी धारण की थी। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे। और ये रहा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। और मुझे बताएंगे आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी, जो मैंने आपको रिवीजन कराया। ठीक है, बहुत मेहनत के साथ मैं कंटेंट बनाता हूं और ये आपको पीडीएफ जो है इस क्लास की वो विकास राणा जीएस पर मिलेगी। आप यहां पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाकी और भी पूरा का पूरा पैट का पार्ट पड़ा हुआ है, इससे भी अपना रिवीजन करते हुए चलना। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसकी यूपी कांस्टेबल या फिर यूपी एसआई की, तो आप कैडेबिल एप्लीकेशन पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट बैच दिखाई देगा, जिसमें बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं। और चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पैट हो, यानी यूपी का कंप्लीट टारगेटेड यहाँ पर सारे के सारे बैच आपको मिल जाएंगे। तो वहां से भी जाकर आप अपना रिविजन कर सकते हैं। ये सारे नोट्स इन बैचों में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जहां से आप इन सारी चीजों का रिविजन कर पाएंगे। क्लियर है? तो ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।